नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का, जिसका टॉपिक का नाम एचसीएफ, ठीक, और एलसीएम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। और आज हम पढ़ेंगे दोनों को संबंध के बारे में, एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होते हैं। ठीक, तो आइए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, मान लेते हैं 6 और 8 दो संख्या है। क्या है? दो संख्या, और इसका क्या निकाला हमको? एचसीएफ और एलसीएम। तो निकालते हैं 6 8 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो दो तिया क्या हो गया? 6, इधर 3 का 3, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, फिर यहाँ पे 6 का खंड लिखेंगे, यहाँ पे 1 गुना 3 गुना 2। अब यहाँ पे 8 का भी खंड लिखेंगे, 1 गुना 2 पे पावर कितना? 3। यहाँ पे हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक ना? कैसे निकालते हैं आइए। यहाँ पे देखिए, जब दोनों संख्याओं में मिले संख्या, दोनों लाइन में अगर एक ही रंग का मिले तो एचसीएफ यहाँ पे देखिए क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक, ये दोनों मिला, जिसका पावर ज्यादा है, जैसे 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर कुछ है तो 1 है, तो पावर किसका ज्यादा है? 2 पे पावर 3, उसको रखेंगे एलसीएम में, और जिसका पावर कम रहेगा उसको रखेंगे एचसीएफ में, यानी यहाँ पे 2। ठीक, और एचसीएफ का शर्त है जो मिलेगा दोनों में वही क्या होगा? एचसीएफ, वो भी सबसे छोटा क्या घात वाला। ठीक, अब जिसका नहीं मिलता है गोतिया या जोड़ा, उसको गुना करते हैं एलसीएम में। ठीक, और जिसका नहीं मिलता उसको एचसीएफ में रखते नहीं है। नहीं, किसमें? एचसीएफ में। इसका मतलब 6 और 8 का एचसीएफ हुआ 2 और एलसीएम हुआ 2 पे पावर 3 गुना 3, 2 पे पावर 3 गुना 3। इसको करेंगे 8 गुना कितना? 3, तो 8 दिया कितना हो गया? 24। यानी 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 24, और एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों? 2। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें संबंध कैसे है? सवाल पूछेगा दो संख्याओं का एचसीएफ इतना एलसीएम इतना, तो पहली संख्या ज्ञात करें या तो दूसरी संख्या। ठीक, और ये शर्त सिर्फ दो संख्याओं में ही लागू होता है। ये शर्त कितना? दो संख्याओं में ही लागू होता है। दो संख्याओं में लागू होता है। ठीक ना? यानी दो संख्या ही होगा। तो पहली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? पहली संख्या को हम लोग बोलेंगे ए, और दूसरी संख्या को बोलेंगे हम लोग क्या? बी। यानी कि जो भी संख्या दिया है, पहला नंबर को पहली संख्या कितना? 6, दूसरा संख्या को बी। अब इन दोनों का एचसीएफ निकला है 2 और एलसीएम निकला है 24। अब इसमें संबंध कैसे निकालते हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दिख रहा है नहीं? यहाँ पे देखिए, इसका मतलब जो भी संख्या अगर हम लोग लिखेंगे या देगा सवाल में, तो पहली संख्या 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, दूसरी संख्या 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर इसी दोनों का संख्या क्या निकालना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ यहाँ पे 2 निकला तो यहाँ लिखेंगे 2, एलसीएम यहाँ पे निकला है 24 तो यहाँ पे लिखेंगे 24। तो 6 8 कितना हो गया? 48 बराबर 24 देना कितना हो गया? 48। यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर है।
इसका मतलब जो संख्या दिया गया है, ठीक, उसी का अगर एलसीएम और एलसीएम निकाल के गुना करते हैं तो इन दोनों गुना करने पर जितना एचसीएफ एलसीएम गुना करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इससे हमारा क्या होगा, अगर पहली संख्या दिया रहेगा और हमको दूसरी संख्या निकालना है तो निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, अब पहली संख्या को हम लिखेंगे ए और दूसरी संख्या क्या लिखेंगे बी, क्या कि शॉर्टकट आपको यहाँ पे बता चुके हैं। तो पहली संख्या को ए मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, बी। तो ए गुना बी बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इसमें सूत्र कितना बनेगा, कम से कम 3 या 4 गो। अगर हमको पहली संख्या निकालना है तो ए बराबर लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम बटा क्या, बी। बी यानी दूसरी संख्या, यानी एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, तो पहली संख्या आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर यदि पहली संख्या दिया रहे, यहाँ पे देखिए पहली संख्या दिया रहे, हमको दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। ये भी क्या है, सही है। अब यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या निकाल ली। अब एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा सा सिस्टम में लाते हैं, लेते हैं अगला पेज। अगर हमको एचसीएफ गुना एलसीएम पहले से दिया हुआ, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए बी है, हमको निकालना एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। या तो हमको अगर एलसीएम और पहली या दूसरी दिया है, एचसीएफ तो निकल जाएगा। अगर एचसीएफ या पहली या दूसरी दिया तो एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बराबर ए गुना बी गुना एचसीएफ। यानी इन चारों में कोई भी अगर 3 संख्या दिया है तो आपका चौथा संख्या आसानी से निकल सकता है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक के ओरिजिनल वाला कंटेंट में। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है ये 2011 से लेके 2027 तक पूछा गया सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में रहेंगे, ठीक। और क्वेश्चन बैंक का नाम क्या है, क्वेश्चन बैंक, ठीक। और किस कंपनी का, ब्रिलियंट का आता है, टारगेट का आता है। इसमें कंटेंट सेम रहता है, ठीक ना, थोड़ा सा पेज उज इधर उधर रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग अभी ब्रिलियंट कंपनी का ऑल इन वन जो है ऑब्जेक्टिव वाला, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वाला क्वेश्चन बैंक, इसमें 11,000 कम से कम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्या है, 11,000, सिर्फ 10 क्लास का कंटेंट। अब इसमें कम से कम हमको लगता है 1,500 तो कितना हो, 1,000 या 500 किसका होगा, 10th क्लास का मैथ का। तो आइए फर्स्ट सवाल लेते हैं क्वेश्चन बैंक का, और भी रियल नंबर्स का। आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब चलते हैं कंटेंट की ओर, ठीक। तो आइए पहला सवाल उठाते हैं। कहाँ गया पहला सवाल, पहला सवाल पहला सवाल यहाँ है। अब इसको थोड़ा सा कटिंग करते हैं, चलिए रहने देते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखिए, इधर दिख रहा होगा, दिखता है, नहीं दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कटिंग कर लेते हैं, इसको फिर बैक मारते हैं, बढ़िया से दिखना चाहिए आपको, ठीक। बढ़िया से नहीं दिखेगा तो आप समझिएगा कैसे सवाल को। अब यहाँ पे देखिए सवाल, आप दिख रहा होगा बढ़िया से आपको। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। ये सवाल हमने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ये सवाल पूछा गया है, कब नहीं पूछा गया अभी तक, फिर भी जानना जरूरी है, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक में दिया है तो। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे,
वास्तविक संख्या। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है? तीन सवाल है तो 3 पेज ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इस सवाल को पढ़िए आराम से। लिखा हुआ है, ये सवाल 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में। अब पढ़िए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? आपको हम अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या स्वयं और खुद से कटे उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 16 तो नहीं है, 15 तो नहीं है, 25 तो नहीं है, यानी 29 है। क्या कि 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 और क्या होता है? 29 होता है। जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 और स्वयं हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों? अभाज्य संख्या। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे। अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? सेम सवाल वही है और 2020 में पूछा है, फर्स्ट ईयर में। दिखता नहीं है आपको तो चलिए दिखाते हैं, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 25, 15 तो नहीं है, 12 भी नहीं है, 23 है। क्या है कि 23 का भी जो गुणनखंड है 1 और क्या होता है? 23 होता है। इसके अलावा कोई भी इसका गुणनखंड नहीं होता, यानी इसको किसी और संख्या से भाग हम लोग नहीं दे सकते। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। अब इसका क्या हो गया? खत्म। तो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कहाँ से है? यहाँ से। 3 नंबर तक हो चुका है। क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर कैसे आ गया? 4 नंबर आना चाहिए। 4 नंबर। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये है, ये भी नहीं है। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं, जहां से चाहते रहता है वहां से हम बता देते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नंबर से क्या लेना है, सवाल से मतलब होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, और सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए बढ़िया से। ठीक, दिख रहा है कि नहीं? दिखता होगा, हाँ दिखता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी हम लोगों ने जो यूक्लिड विभाजन सीखा है उससे हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, या एलसीएम निकालते हैं, या भागफल निकालते हैं, या शेषफल। आपको हम बताए थे कि इससे हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मौसो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, फिर बोलता है x पे पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? ठीक, अगर x पे पावर n है, क्या है? n है,
और इसका एक गुणक x+1 है, तो निश्चित रूप से ये क्या है, एक विषम पूर्णांक। आइए समझाते हैं कैसे। क्योंकि अगर हम x पे पावर n प्लस 1 ले लें, ठीक, और यहाँ पे इसका गुणक क्या हो, इसका गुणक क्या है, x+1, ठीक, और n पे पावर हम कुछ भी दें, क्या दे दें, कुछ भी, मान लेते हैं 2 दे दिए, तो यहाँ पे x पे पावर 2 हो गया +1, इस पे हम लोग क्या दे सकते हैं, 2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x+1 पे स्क्वायर -2x, ठीक, इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर हम n के जगह पे 3 दे, क्या दे, 3 दे, तो इसके रूप का आया क्या, देखिए यहाँ पे आया है, पर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में। अगर हम 2 रखते हैं, यानी अगर हम सम संख्या रखते हैं तो x+1 के रूप का नहीं आता है। जब नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसको हम मिटाएंगे और x के जगह पे अब क्या रखेंगे, 1। अगर हम n के जगह पे अगर n का मान हम 1 लेते हैं तो x पावर n प्लस 1, और इसको हल करने पे x प्लस क्या होता है, 1। तो n के जगह पर अगर हम क्या रखते हैं, विषम संख्या, तो यहाँ पे x+1 के रूप का आ जाता है। इसका मतलब x+1 है तो n का मान क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा दोस्तों। क्या होगा, विषम पूर्णांक। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसको हम डिटेल से समझाएंगे आपको, ठीक। अब यहाँ पे फिर से अगला सवाल, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, क्या है, रूप है। ध्यान से देखिए इसको, ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। दो कहाँ चला गया सवाल है यहाँ पे, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो आपको पता है कि 2m जो है यह सम संख्या है, m+2 जो है यह एक विषम संख्या है। क्योंकि m के जगह पर अगर 1 रखें तो वह संख्या विषम आता है, और 2 रखे तो क्या आता है, सम हो जाता है, यानी निश्चित नहीं होता है m+2 का। पर 2+m ये तो सम है, पर यहाँ पे जुड़ा क्या है, विषम, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे सम है, घटा कौन ची रहा है, विषम संख्या, तो विषम संख्या हो जाएगा। इसमें ना घटा रहा है ना बढ़ा, सिर्फ गुना है 2 से, और 2 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या, ठीक। अगला सवाल, 2 धन पूर्णांक a और b के लिए यदि a बराबर bq+r है, ये भी सवाल आपको हम बताए हैं, ध्यान से देखिए, नहीं दिखता। तो इसका मतलब होता है a बराबर bq+r है, तो अगर हम 2 से 3 में भाग देते हैं तो 2 एका 2 होता है, 3 में से 2 गया तो 1, यानी भागफल, यानी b से हमेशा छोटा रहेगा क्या, r, क्या रहेगा, r। तो उसी टाइप से यहाँ पे देखिए, और 0 से क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस टाइप से। उस टाइप से आप यहाँ पे देखिए कहाँ है, 0 से बड़ा होना चाहिए और r से बड़ा हो गया डी नंबर में, ठीक। 5वां नंबर देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप क्या होगा। तो देख लेते हैं, अगर धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप क्या होगा। तो विषम का यहाँ पे देखिए सम है, यहाँ भी सम, तो ये नहीं होगा, यहाँ भी सम, यहाँ भी सम, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं तो ये भी नहीं होगा, यहाँ सम है, यहाँ पे भी सम, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं, थोड़ा सा दूसरे का PDF है तो कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं उस पर और अच्छा से उगेगा, ठीक।
रुकिए दोस्तों, अब इसमें बढ़िया से दिखता होगा आपको। देखिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? क्या होगा दोस्तों, बताइए। किसी p पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक खोजना है, तो ये सम है, ये विषम है, तो खत्म कहानी। इसमें सम रखेगा तो सम होगा, विषम रखेगा तो विषम होगा। खोजना क्या है? सम पूर्णांक। यहाँ भी वही, अगर सम रखिएगा तो विषम होगा, विषम रखिएगा तो सम। ये भी नहीं, ये है 2p। 2p क्या है? एक सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? ये सवाल पूछा गया कब? 2022 में। बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। चलते हैं अगला सवाल पे। अब यहाँ √12 का गुणांक लिखे। क्या लिखा हुआ है? √12 का परिमेयकरण गुणांक। परिमेयकरण गुणांक का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि वह संख्या परिमेय संख्या हो जाए। तो √12 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 कितना हो गया? 12। जिसपे रूट चढ़ा है उसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल निकालना। ठीक, वर्गमूल में से 2 में से 1 निकालते हैं। 2 तो निकल गया, ये बेचारा फंस गया। ठीक, और आपको लगता होगा कि ये आंसर है, ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, ये पर ये गलत है। क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए √12 को कितना से गुना करना पड़ेगा? रूट कितना? 3 से। क्या कि अगर इसको गोतिया है पहले से, इसका गोतिया क्या चाहिए? एगो और, तो इसमें ये रूट है तो इसका भी क्या चाहिए? रूट में, यानी आंसर नंबर क्या हो गया? आंसर इसका ए नंबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 130 और इतना इतना लिखा है, तो 900 क्या होगा? तो ये सब झमेला करने के लिए दिया है अनिर्वाह का, अनेरे दिया है। सीधा 130 और 15 का निकालना है। क्या? 900। ठीक, 15 और 8 कितना हो गया? 120। इधर 10, फिर घेरेंगे 10 एका 10, इधर 5, 5 दूनी 10, यानी 15 और 130 का 900 कितना हो गया दोस्तों? 5। ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर कितना हुआ? बी। ठीक, चलते हैं अगला सवाल पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो घातांक पूर्णांकों के लिए में से किसे पर यूक्लिड विभाजन किससे क्या निकालते हैं? 900। ऑप्शन नंबर बी। अब 45 और 60 का 900 कितना होता है? तो 45 और 60 का 900 कितना होगा? 15। 15 क्यों होगा? क्योंकि 15 एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 45 को भी काट देता है और 60 को भी काट देता है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? 900। ठीक, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।